Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, केमिकल बॉन्डिंग हमारा यूनिट है और आज उसमें हम केमिकल बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड आई मीन आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? जब भी लफ्ज बॉन्ड आए ना, बॉन्ड मीन अट्रैक्शन। जब भी ये लफ्ज आए, बॉन्ड मीन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। बॉन्ड मीन कशिश, अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्शन जो केमिकल्स एटम्स के दरमियान है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स टू एटम्स टुगेदर, यानी वो फोर्स जो दो एटम्स को बाइंड करती है, जोड़ती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। स्टूडेंट, केमिकल बॉन्ड जो है ना, इनकी दो टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस और एक इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। इंटर ये लफ्ज ना, इंट्रा ये क्या है, इंटर ये क्या है। इन दोनों में इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, इंटर बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये जो इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस हैं, इसमें मैं आयनिक बॉन्ड का जिक्र करता हूं, इसमें मैं कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र करता हूं, इसमें मैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र करता हूं, इसमें मैं मेटालिक बॉन्ड को इंक्लूड करता हूं। ऑल दीज आर इंट्रा मोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इसमें मैं डाइपोल फोर्सेस की बात करता हूं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस की बात करता हूं। मैं इसमें आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस की बात करता हूं। मैं इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात करता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करता हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसमें आयन डाइपोल फोर्सेस की बात करता हूं। ऑल दीज आर कॉल्ड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये जो इंट्रामोलेकुलर है, दीज आर ट्रू केमिकल बॉन्ड्स। ये याद रखना, मैं एक लफ्ज आपको दे रहा हूं कि मैं इनको कहता हूं दीज आर ट्रू केमिकल बॉन्ड्स। लेकिन ये वाले जो है, ये वाले दीज आर जस्ट अट्रैक्शंस। मॉलिक्यूल करीब आते हैं, ये बन जाती है, मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, ये ब्रेक हो जाती है। दीज आर जस्ट इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन है। दीज आर इंटरएक्शंस, ये इंटरेक्शंस है। मैं आपके साथ स्टूडेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल जो है ना वो शेयर करना चाहता हूं। इस टेबल को आपने याद रखना है। इसमें मेरे पास ये इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, जिसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। लेकिन याद रखना कि आपने कोवलेंट बॉन्ड के बाद यहां पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को भी मद्देनजर रखना है। अब इसमें आयनिक बॉन्ड मॉडल क्या है, ये आपके पास है। आयंस, अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये कोवलेंट बॉन्ड, ये भी आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद मेटल्स में कैटाइंस और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे हमने मेटालिक बॉन्ड कहा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट जिस नुक्ता की तरफ आपको लाना चाहता हूं ना, वो इन तीनों इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ है। अगर आप आयनिक बॉन्ड को देखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ 400 to 4000। अगर आप कोवलेंट बॉन्ड को देखोगे 150 to 1100 या 1100 या 1400 भी ले ले। और अगर आप मेटालिक बॉन्ड के देखेंगे तो 75 से लेकर 1000 किलो जाउल पर मोल तक इनकी स्ट्रेंथ है। और फिर एग्जांपल भी आपके पास। तो ये आपके पास थी इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की तरफ आ जाओ। यू हैव द आयन डाइपोल फोर्सेस, यू हैव द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, you have the dipole forces, you have the ion induced forces, you have the dipole induced dipole forces, you have the London dispersion forces। इन सब की ये एक मॉडल भी देख लें और आगे देख लें कि इन तमाम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में जो अट्रैक्शन है वो किस किस किस्म के पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं वो है कि आप इन तमाम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की, आप इनकी किलो जॉल पर मोल एनर्जी वैल्यूज को देखें, इनकी स्ट्रेंथ को देखें। अमंग ऑल दीज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट वन। उसके बाद आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो सबसे नीचे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, दे आर जनरली द वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। मैं एक और भी बात आपको बताता चलूं। मैं अगर इनको कह, ये जो आयन डाइपोल फोर्सेस है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों के अलावा बाकी जो सारी की सारी हैं
दे आर आल्सो कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। ये तमाम बातें आपको आनी चाहिए, ये तमाम बातें आपको आनी चाहिए। ये जो मैं आपके साथ ये जो टेबल शेयर कर रहा हूं, ये आपके ज़हन के अंदर नक्श हो जाना चाहिए। स्टूडेंट, व्हाई केमिकल बॉन्ड? एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वजह क्या है? सिर्फ दो बेसिक रीजंस है, और उन्हीं दो पॉइंट्स की बेस पे मैंने सारी आज की डिस्कशन करनी है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है कि एटम जो है ना, दे वांट टू अटेन ऑक्टेट स्टेट। ऑक्टेट कह लो, या इन सम केसेस द ड्यूप्लेट स्टेट। अब ये ऑक्टेट स्टेट क्या है, ये ड्यूप्लेट क्या है, ये अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। दूसरा, टू अटेन, ये असल काम है, टू अटेन मिनिमम एनर्जी स्टेट। याद रखना, जब दो एटम्स के दरमियान, एक एटम ये है, एक एटम ये है, जब दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं ना, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होती है। अट्रैक्शन, जब दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन। अब क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से इसमें एनर्जी निकलती जाती है। एनर्जी की वजह से ये दो एटम, जिन्हें मैं सिस्टम कहूंगा, ये लो एनर्जी पे चले जाते हैं, और जब ये एक दूसरे के बॉन्ड डिस्टेंस पे आ जाते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस, जब ये एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि इनके दरमियान अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है, उस वक्त ये जो है ये मॉलिक्यूल की शक्ल में चले जाते हैं। ये एटम्स थे, अब ये मॉलिक्यूल की शक्ल में आ गए। जब एटम से मॉलिक्यूल की शक्ल में आते हैं, तो इनमें से मुसलसल एनर्जी रिलीज होने की वजह से इनकी एनर्जी कम से कम होती जाती है, और इन मोलेकुलर फॉर्म दे आर एट लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ये लोएस्ट, यही वजह है कि एटम्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहते हैं ताकि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट को अचीव कर सके, उसे अचीव कर सके। एक और भी बात याद रखना, ये मैं रिलेशन आपसे अक्सर डिस्कस करता हूं कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। और एक और भी नुकता, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब देखो, जितना कोई सिस्टम लो एनर्जी पे होगा, अगर एनर्जी लो होगी, उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। जब एटम मॉलिक्यूल में जाते हैं, तो इन मोलेकुलर फॉर्म दे आर एट लो एनर्जी स्टेट, सो इन मोलेकुलर फॉर्म दे आर हाईली स्टेबल। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इन तीन चीजों को खुदारा कोरिलेट कर लो, इनको इकट्ठा कर लो। तो एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्यों मॉलिक्यूल की शक्ल में जाते हैं? क्योंकि एटम जब मोलेकुलर फॉर्म में जाते हैं, तो मोलेकुलर फॉर्म में वो लो एनर्जी पे चले जाते हैं, और लो एनर्जी पे जाने की वजह से उनकी जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, स्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ये बात की है ना, आपके पास सोडियम है सॉलिड स्टेट में, आपके पास क्लोरीन है गैसियस स्टेट में। अब ये मैं इनकी ना नेचुरल फिजिकल स्टेट्स बता रहा हूं, दोनों को मिलाएंगे, ये आपके पास NaCl बनेगा। अब जब सॉलिड स्टेट में, जब ये सोडियम और क्लोरीन ये NaCl की फॉर्म में जाते हैं, तो इनमें से तकरीबन 411 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड इन एटॉमिक स्टेट से इतना लो एनर्जी पे है। जब लो एनर्जी पे जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये दो वो रीजंस हैं जिनकी वजह से केमिकल बॉन्डिंग होती है, जिनकी वजह से एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं ऑक्टेट रूल। मैं कहता हूं ना कि क्यों केमिकल बॉन्ड, ताकि ऑक्टेट स्टेट को अचीव करे। व्हाट इज ऑक्टेट रूल, व्हाट इज ड्यूप्लेट रूल? दो अलग अलग बातें मैंने इकट्ठा। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाए।
तो इस टेंडेंसी को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के इस अमल को, इस रुझान को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। लेकिन कुछ एटम लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, दे वांट टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो उसको हम कहते हैं दैट इज ड्यूप्लेट रूल। अब दोनों बातों को पहले मैं नोबल गैसेस की बात करूंगा। स्टूडेंट, नोबल गैसेस में ना, नोबल गैसेस जिन्हें हम ना 8th A ग्रुप कहते हैं, जिन्हें हम जीरो ग्रुप कहते हैं, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस। इसमें आपके पास कौन कौन सी है? आपके पास इनमें है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये 6 नोबल गैसेस। अब इसमें ये जो हीलियम है ना, इसको छोड़कर मैं बाकी की बात कर रहा हूं, इनकी मैं बात कर रहा हूं। एक बात सुनना, जनरली स्पेसिफिक केसेस में कुछ अलग हो सकते, मैं जनरली बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन है इसमें मेरी गुफ्तगू में। जनरली क्या है, ये जो नोबल गैसेस है ना, ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। क्यों जी? इनका ऑक्टेट मुकम्मल। एक नोबल गैस दूसरी नोबल गैस के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि बॉन्ड बना जाए। अ नोबल गैस कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विद अदर नोबल गैस, वो तो बना ही नहीं सकती। इनका ऑक्टेट, ये जो मैंने लिखी है ना, ये 5, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट मुकम्मल है, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। इसी से ही ना ऑक्टेट, इसी से तो उन्होंने रूल बनाया ना कि चूंकि ये नोबल गैसेस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखती हैं। इनका ना, मैं अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ना इनकी, तो ये आप जानते हैं NS2 NP6, तो 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। इसका मतलब हुआ कि नोबल गैसेस जो है ना, अदर देन हीलियम, दे फॉलो द ऑक्टेट रूल। इनर्ट हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती, इट मींस दे आर स्टेबल, मजबूत हैं। अब दूसरी तरफ आ जाओ, मैं आपको ना एक तो ज़हन में बिठा लो कि एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन सके। इसके लिए उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जितने भी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादातर जो कंपाउंड देखते हैं, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मीथेन है, ऑल दीज फॉलो द ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल। अब एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे कंपाउंड्स की भी है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती। When there is exception, there is MCQ। एक्सेप्शन आई, MCQ आ गया। जरा देखो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल कौन कौन से हैं जो ऑक्टेट रूल को, मैंने ना 3 कैटेगरीज आपके पास बना दी। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या वी कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। मेरे पास एग्जाम्पल है मेरे पास लिथियम क्लोराइड, मेरे पास एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ZnCl2, BF3, BH3, AlCl3 एंड मैनी मोर। नुक्ता जरा देखना, ये लिथियम, दिस वन इज द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में सिर्फ मैं लिथियम ले रहा हूं, बेरिलियम को ले लो, जिंक को ले लो, इन दोनों का ताल्लुक ये सेकंड ए, ये सेकंड बी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनका ताल्लुक थर्ड ए से। इसका मतलब है मैंने ये यहाँ पे जो एलिमेंट लिए ना, जो एटम लिए, उनका या ताल्लुक फर्स्ट ए से और उसमें सिर्फ एक लिथियम ही है, या सेकंड ए और बी से। सेकंड ए में बेरिलियम को लिया, सेकंड बी में मैंने जिंक को लिया, और फिर थर्ड ए, उसमें तो सारे आ गए ना, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है एंड मैनी मोर। मैं इन एटम का जिक्र कर रहा हूं। अब जरा देखना, जब आपके पास लिथियम क्लोराइड बना, तो लिथियम क्लोराइड में लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल है, नो डिस्कशन फॉर क्लोरीन हैज इट्स कंप्लीट ऑक्टेट, व्हाइल लिथियम हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, 2 हैं। अच्छा, हम इसमें यह कह सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड में ऑक्टेट फॉलो नहीं हो सकता, हो रहा, लेकिन लिथियम क्लोराइड में ड्यूप्लेट फॉलो हो रहा है। यह ज़हन में रखना, ड्यूप्लेट फॉलो हो रहा है। मैंने जो ऊपर लिखा ना लिमिटेशन टू ऑक्टेट, लिथियम क्लोराइड में ऑक्टेट फॉलो नहीं होता, लेकिन लिथियम क्लोराइड में ड्यूप्लेट फॉलो होता है। दूसरी बात, ये MCQ एक दफ़ा है ना, तो मैंने इसलिए इसको। दूसरी बात, आप बेरिलियम क्लोराइड की बात करें स्टूडेंट, ये
वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। एंड नाउ नो प्रॉब्लम विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ तो मसला ही नहीं ना, क्लोरीन फुली सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। प्रॉब्लम जो है ना दैट इज विद बेरिलियम। बेरिलियम हैज जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पे, 2 यहां। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद तो हम कहते हैं कि ऑक्टेट को मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें 8 से कम है। दिस हैव incomplete octet. This one is the electron deficient. See here we have the BF3. BF3 में you have the boron. It belongs to third A group. 1, 2, 3. एक fluorine इधर, the second fluorine इधर, the third one here. अब no problem with fluorine, कोई मसला नहीं है fluorine के साथ। The problem lies with the boron. बोरॉन में देखो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन। हालांकि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इट शुड हैव द 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि BF3 में बोरॉन ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा। BF3 इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। हालांकि ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, इसके बावजूद दिस वन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। सिमिलरली आप AlCl3 की बात कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके सामने कैटेगरीज लिखी, मैंने जिन ग्रुप्स को मेंशन किया, मैंने फिर उनकी ये वजाहत की, ये कौन से? दीज आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में मेरे पास एग्जांपल है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप इस तरह ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड, ClO3 क्लोरीन ट्राइऑक्साइड। मैंने NO की बात करता हूं। NO स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन इट बिलोंग्स टू 5th A ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 6th A ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये NO है। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हैज? इट हैज 2, 4, 6, 8। ये आ गया ना ऑक्सीजन, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हैज? ये एक तो लोन पेयर इसके पास चला गया ना। अब इसको देखो, इट हैज 2, 4, 6, 7। दिस वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, सो NO इज ऑड। इसका मतलब है कि NO में ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्टेट मुकम्मल है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यही बात आप NO2 में, NO2 का स्ट्रक्चर बना लो, और NO2 के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नाइट्रोजन का नहीं होगा, वहां इलेक्ट्रॉन में ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से डेफिशिएंसी होगी। सेम इनका भी स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना के, अब ये स्ट्रक्चर बनाना आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल काउंट करें, वो 8 से कम होगी। इसी तरह ना मैं एक और भी बात इसी में बताता चलूं कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल में आपके पास PCl5 या PF5 कह लो, PF5, SF6, IF7, SO3, H2SO4, मैं कितने और लिखूं? ये सारे के सारे किसी एक स्ट्रक्चर बनाए, लीवस स्ट्रक्चर, लीवस क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला बनाए बगैर आप अपनी बात को समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। आप PCl5 को देखो, फास्फोरस इट बिलोंग टू 5th A ग्रुप, फास्फोरस सल्फर 6A, आयोडीन 7A। अच्छा, फास्फोरस 1, 2, 3, 4, 5, क्लोरीन 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। मैं बार बार कह रहा हूं, नो प्रॉब्लम विद क्लोरीन। क्लोरीन का तो ऑक्टेट मुकम्मल है ना, प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम है फास्फोरस के साथ। अब फास्फोरस को देखो, ये फास्फोरस के 2, 4, 6, 8, 10। फास्फोरस हैज 10 इलेक्ट्रॉन इन PCl5। दिस वन इज अ मॉलिक्यूल, इसमें 5 बॉन्ड है फास्फोरस और क्लोरीन के दरमियान, और टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस। अब 10 इलेक्ट्रॉन मीन 2 मोर देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से 2 ज्यादा है। सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इट फॉलोज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। आप ना SO3 में चले जाओ, SO3 या SF6 में चले जाओ। SF6 में जाओगे तो क्या है? सल्फर, 1 फ्लोरीन,
फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, मैं यूं सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये SF4 बन गया। एक फ्लोरीन इधर ले आओ, एक फ्लोरीन इधर ले आओ, नाउ दिस इज SF6। अब SF6 में देख लो कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 बॉन्ड, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 मोर देन इलेक्ट्रॉन। SO3 की बात कर लो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, SO3। अब देख लो 2 4 6 8 10 12, इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। यही बात आप H2SO4 में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां क्या नजर आ रहा है? यहां यह नजर आ रहा है कि ये तमाम मॉलिक्यूल, दीज आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स, इनमें केमिकल बॉन्ड है, लेकिन केमिकल बॉन्ड के हम कहते हैं जी, केमिकल बॉन्ड के लिए पहली कंडीशन है कि हर एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो ऑक्टेट फॉलो करे। यहां पे इन्होंने केमिकल बॉन्ड बनाया, लेकिन सेंट्रल एटम ने ऑक्टेट फॉलो नहीं किया। मैं यहां तक बात मेरी मुकम्मल होगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं बहुत आसान सी बात करना चाहता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई मॉलिक्यूल्स हैं जो केमिकल बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते। मेरी आप इसी बात को, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली है ना, आप इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्री रेडिकल की बात कर सकते हैं, आप कार्बोकैटाइन की बात कर सकते हैं। आप फ्री रेडिकल, उसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकैटाइन, उसमें कार्बन सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है वैलेंस शेल। तो ये मैंने ना आपको सिर्फ एक हिंट दिया, एग्जाम्पल ये नहीं कि सिर्फ यही एग्जाम्पल्स है, यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। अब उनकी सर्च आपको खुद करनी। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ ना 3 बॉन्ड डिस्कस करने जा रहा हूं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का 3 नाम, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेनल बॉन्ड एंड कर्नल बॉन्ड। कर्नल बॉन्ड हर एक के मीनिंग है, हर एक का मफहूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? बॉन्ड मीन अट्रैक्शन, वो बॉन्ड, वो अट्रैक्शन जो आयंस के दरमियान है। स्टूडेंट, दिस वन इज कैटाइन, दिस वन इज एनाइन, तो इनके दरमियान ये अट्रैक्शन। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The electrostatic or Coulombic force of attraction between opposite charged ion, this one is called the ionic bond. Ionic bond के बारे में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। Ionic bond के बारे में, ionic bond is non-directional, non-directional. Ionic bond is non-rigid. ये बात याद रखनी। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल और रिजिड, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नॉन रिजिड। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड तमाम इंट्रामोलेकुलर बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है। इसकी स्ट्रेंथ 400 किलो जॉल से 4000 किलो जॉल पर मोल तक, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड यही है। और जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, उन कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड। अब हम ना आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अब हम ना कोवलेंट या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसकी बात करते हैं। बड़ी तेजी से हम बातें करते हैं, ये आप लोगों ने ना पढ़ी हुई, मैं तेजी से सिर्फ जस्ट रिवाइज करना चाहता हूं। इसमें अगर आप देखेंगे, मेरे पास 2 एटम हैं, ये इन दोनों एटम का न्यूक्लियस है। मैं एमएस फर्ज करता हूं, दिस वन इज एन हाइड्रोजन एटम, दिस वन इज आल्सो हाइड्रोजन एटम। अब यू नो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, सिमिलरली दिस हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब होता क्या है? अब होता ये है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो हाइड्रोजन एक एटम ने ये शेयर किए हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर का एक नाम है, इसको हम कहते हैं दिस इज शेयर्ड
इलेक्ट्रॉन पेयर। हम इसका एक और भी नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। व्हाई दिस वन इज कॉल्ड शेयर्ड? शेयर्ड कहते हैं क्योंकि ये दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इस एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस एटम का न्यूक्लियस इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन है दोनों न्यूक्लियाई की, ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाई दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड? को कंबाइन टुगेदर वैलेंट शेल। तो वैलेंट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन वो दोनों इकट्ठे होकर अब दोनों न्यूक्लियाई उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। एक दो और छोटी छोटी बातें। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड स्टूडेंट, दिस वन इज डायरेक्शनल। अब ये जो डायरेक्शनल कैसे है, दिस वन इज रिजिड। ये दोनों बातें ना, जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा ना, वहां पे मैं आपको डायरेक्शन ऑफ या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और फिर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से आपके पास बॉन्ड बनता है, उसमें मैं ये लफ्ज डायरेक्शनल, इसको ये रिजिड भी होता है। और हम कहते हैं कि जिन कंपाउंड में बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल हो, दोज कंपाउंड शोज द आइसोमेरिज्म। तो कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग द कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज डायरेक्शनल एंड रिजिड, सो कोवेलेंट कंपाउंड शो द आइसोमेरिज्म। अब बात याद रखनी है, जो आयनिक बॉन्ड था कुछ देर पहले हमने पढ़ा, दैट इज नॉन डायरेक्शनल, दैट इज नॉन रिजिड, लिहाजा आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, वो पॉलीमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये बात याद रखनी है। इसके बाद आप एक और नुक्ते की तरफ बढ़े, और वो है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ये वीकर है, वीकर देन आयनिक बॉन्ड। मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, और मैंने आज आपको जो वेरी फर्स्ट आपको एक टेबल दिखाया था, उसमें मैंने मुख्तलिफ बॉन्ड्स उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था। एक और चीज, वो कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, हम उन्हें कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स। स्टूडेंट, आपने काम करना है, आपने कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स, इन सब की प्रॉपर्टीज को आपने याद करना है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने मदद रखनी है? एक तो इनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट की बात कर रहा है, क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सी है। दूसरा आपने इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका ना वोलाटिलिटी, क्या ये वोलाटाइल है, मोर वोलाटाइल है, हाईली वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल है, क्या है। इनकी सोल्युबिलिटी, ये सारी के सारी, और भी बहुत सारी, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ये सारी की सारी बातें ना आपको आनी चाहिए। नेचर ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, कोवेलेंट कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स। मैं कोवेलेंट बॉन्ड को दो तरह से डील करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जरा देखना, पॉइंट देखना, मेरे पास H यानी अ बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। आई हैव Cl, आई हैव O डबल बॉन्ड O, ये मेरा N ट्रिपल बॉन्ड N। ये मैंने चार डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए, H2, Cl2, O2, N2। अब इनमें देखोगे ना, ये तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये सिमिलर एटम के दरमियान बन। एक बात और भी ज़हन में रखनी है, वो भूल ना जाए। जनरली मैं आमतौर पर कह रहा हूं, आमतौर पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। आमतौर पर नॉन मेटल्स के दरमियान, बिटवीन नॉन मेटल्स, कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन नॉन मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स के दरमियान, बॉन्डेड एटम के दरमियान जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा EN, वो लेस देन 1.7। ये हम कई दफा बातें कर चुके हैं। अच्छा, अब आओ, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स है।
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 साफ ज़रा सिमिलर एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आएगा। इसका मतलब है इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो दोनों एटम के गिर्द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों एटम के गिर्द, लिहाजा इस पर या इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता। सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि जब दो सिमिलर एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दैट विल बी नॉन पोलर। दो सिमिलर और नॉन पोलर की सूरत में इन एटम पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश नहीं होता। एक और बात, एक तो ये होगी ना सिमिलर एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन पोलर होता है। एक और भी पॉइंट है और वो है कि आपके पास ये एक बॉन्ड है मीथेन में CH4, ये मीथेन है CH4। बेटे जी अगर आप इसमें देखोगे ना, अब इसमें इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है 2.5, ये 2.1, दोनों का डिफरेंस लो 2.5 माइनस 2.1 द आंसर इज 0.4। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर बॉन्डेड एटम में, ये दो बॉन्डेड एटम है कार्बन और हाइड्रोजन, मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं। अगर बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसे हम डेल्टा EN कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये 0.00 से जो इन केसेस में था 0.4 तक हो तो इनके दरमियान, एटम के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात आ गई स्टूडेंट। हम आगे बढ़ते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की यू हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। एक आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये H और Cl की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके पास HOH की बात कर रहा हूं, वाटर की, मैं आपके पास HF की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा आगे बढ़ता ही नहीं। अब इन सब में देख लो, अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लें, अब मैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कहूंगा कि अगर बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EN ये 0.4 से ज्यादा हो और 1.7 से कम हो, अगर बॉन्डेड एटम में ये इस रेंज में आएगा तो उनके दरमियान बॉन्ड क्या होगा, पोलर। अब इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, 2.87 मैं 3 कहता हूं, ये 2.1 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप लेंगे ना तो वो आपके पास 0.9 आएगा, जो कि इस रेंज में आ रहा है, लिहाजा ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल। एक इसमें बात याद रखना, जब बॉन्ड नॉन पोलर होता है ना तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इवनली, यूनिफॉर्मली, और जब नॉन पोलर होता है ना इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इस केस में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उस एटम की तरफ ज्यादा होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये यूं होता है, और जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाएगी हम उस एंड को कहते हैं पार्शियल नेगेटिव, और जिधर कम रह जाएगी उनको पार्शियल पॉजिटिव। यही हाल वाटर का है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इस रेंज के अंदर आता है, लिहाजा ये जो बॉन्ड बनेगा दिस विल बी द पोलर, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस पे आप लिखोगे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे लिखोगे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पार्शियल नेगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पार्शियल। यही हाल आप इधर भी कहेंगे। एक और ना, मेरे अल्फाज पे गौर करना, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं बॉन्ड का पोलर होना या नॉन पोलर होना और बात है, मॉलिक्यूल का पोलर होना या नॉन पोलर होना और बात है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं रेज करना चाह रहा हूं। मसलन मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपके पास ये मीथेन है, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये नॉन पोलर है और CH4 ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर। ये बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड भी नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। अच्छा, HF को देखो, HF में ये जो बॉन्ड है ये पोलर है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है इस तरह। अगर इसमें ये बॉन्ड पोलर है तो ये मॉलिक्यूल भी पोलर, यानी इसमें बॉन्ड भी पोलर, मॉलिक्यूल भी पोलर। एक और पॉइंट पे आ जाओ, ये मेरे पास है CCl4, मेरे पास है C कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कि मुझे बताओ
कि इन दोनों में बॉन्ड और मॉलिक्यूल क्या दोनों पोलर है, क्या दोनों नॉन। अब आप ना बॉन्ड की पोलैरिटी को चेक करना, अभी ये पॉइंट है, बॉन्ड की पोलैरिटी को चेक करना चाहते हो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लो। अब साफ है कि कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस रेंज में आ जाता है, लिहाजा ये बॉन्ड पोलर है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड पोलर, बॉन्ड पोलर, बॉन्ड पोलर, बॉन्ड पोलर। लेकिन दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, CCl4 इज नॉन पोलर। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या बॉन्ड पोलर होने पर लाजमी है कि मॉलिक्यूल भी पोलर हो? नहीं, ये बॉन्ड पोलर था, मॉलिक्यूल भी पोलर था। ये बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि ये बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल? इसका आसान तरीका है डाइपोल मूवमेंट। किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डाइपोल मूवमेंट बताती है और किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी बॉन्ड मूवमेंट बताती। दो टर्म मैं आपको दे गया, बॉन्ड मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। तो इसका मतलब है चूंकि कार्बन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस रेंज में आ गया, इस बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट की कुछ वैल्यू है, लिहाजा दिस इज द पोलर बॉन्ड। और ये जो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है, इसकी ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट, मैं दो लफ्ज बोलता हूं, बॉन्ड मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट हमें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड बताती है, डाइपोल मूवमेंट हमें पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताती है। ये दो अल्फाज को आपने पल्ले बांध दिया। मैंने क्या बोला? मैंने दो अल्फाज बोले। मैंने कहा जो बॉन्ड मूवमेंट है, बॉन्ड मूवमेंट ये हमें क्या बताती? ये हमें बताती है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। और दूसरा लफ्ज मैंने क्या बोला? डाइपोल मूवमेंट। जो डाइपोल मूवमेंट म्यू से जाहिर करते हैं, जो डाइपोल मूवमेंट है ये हमें पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताती है। मॉलिक्यूल ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं डाइपोल मूवमेंट पढ़ाए बगैर आगे नहीं जा सकता। ये चीजें आपको सिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। स्टूडेंट, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाओ। अगर आप इसको देखोगे ना, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये जो बॉन्ड है ये पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, दीज बॉन्ड्स आर पोलर, बट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 0. इट शोज दैट द मॉलिक्यूल CO2 इज नॉन पोलर। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बॉन्ड पोलर है। ये बातें ज़हन में बिठाओ। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं अब कोवेलेंट बॉन्ड को नंबर ऑफ बॉन्ड की बेस पर डिवाइड कर। स्टूडेंट्स, हमारे पास व्हेन देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये आ गया। वी हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वी हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मैं ना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का जिक्र करता हूं। अगर दो एटम के दरमियान एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इंवॉल्व है तो बनने वाला बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर दो एटम के दरमियान दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इंवॉल्व हैं तो बनने वाला बॉन्ड डबल कोवेलेंट, डबल, सिंगल, डबल। अगर दो एटम के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इंवॉल्व हैं तो इन दोनों के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। याद रखना, किसी भी दो एटम्स के दरमियान मैक्सिमम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड, पेंटा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। जब ये दोनों एटम के दरमियान जहां पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन होती है ना, वहां पे इन इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स के दरमियान रिपल्शन भी होती है। तो अगर आप यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लाएंगे तो रिपल्शन अट्रैक्शन की निस्बत डोमिनेट कर जाएगी और वो 4 बॉन्ड दो एटम के दरमियान रह ही नहीं सकते। एक बात ये ज़हन में रखनी है। तो ये मैंने बॉन्ड। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की एक और टाइप, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। अब आए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। मैं कुछ ना बुनियादी बातें आपको सिखाना चाहता हूं। देखो, नाइट्रोजन का ताल्लुक है 5th A ग्रुप से, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से ताल्लुक है। इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन स्पिनेशन, 1 2 3 4 5। अब याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन का नाम है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इंवॉल्व होता है। ये मेरे अल्फाज गौर करना है, मैंने इन्हीं की बेस पे आगे डिस्कशन करनी है ना। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 5th A ग्रुप, इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल,
1 2 3 ये 2, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एटम में जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उतना वो एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसके दो नाम हैं, हम इसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं और हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका और भी खूबसूरत नाम है जो मैं बोलूंगा, हम इसे लोन पेयर भी कहते हैं। लोन पेयर, लोन अकेला जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, अभी तक नहीं ले रहा। अब नाइट्रोजन आपने इनकी वजह से 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर, अब ये जो मैं लिखता हूं ना, ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और इसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड गया, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये इस तरह आपके पास ये NH3 बना, NH3 अमोनिया। अब अमोनिया में ये नाइट्रोजन 3 ये कोवलेंट बॉन्ड रखता है, एक लोन पेयर रखता है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल है। अब एक और एटम की तरफ आओ, वो है BF3 बोरॉन। इट बिलोंग्स टू थर्ड ए ग्रुप, 1 2 3। It has 3 electron and all 3 electron are bonding electron. With the help of these bonding electron, it can form 3 covalent bond with fluorine, 3 fluorine atoms. Now, after the formation of covalent bond, now count the number of valence electron around the boron. 2, 4, 6. It has 6 electron. For octet state, it is in a lack of 2 electrons. It required 2 electrons to complete its octet. अब क्या करेगा? ये नाइट्रोजन से भीख मांगेगा, भीख, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ताकि अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सके। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इसे कहते हैं एक्सेप्टर। तो BF3 इसमें बोरॉन एक्सेप्टर, किसका एक्सेप्टर? लोन पेयर एक्सेप्टर। अब इन दोनों के दरमियान, मैं यहीं पे बनाऊंगा, अब इन दोनों के दरमियान ये अट्रैक्शन डेवलप हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनी। इसको मैं एरो हेड से शो करूंगा। इस अट्रैक्शन का नाम हम क्या कहेंगे? इस अट्रैक्शन का नाम हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इस अट्रैक्शन को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड का लफ्ज जो है ना, डेटिव बॉन्ड, इसकी जो टर्म है ना, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लाइगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से तो हम उन्हें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये यहां पे बना। अब इसमें 2-4 बातें, जो आम कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम सिंगल लाइन से शो करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एरो हेड से शो करते हैं, जिसका हेड उस एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, टेल उस एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अब ये आपके पास, अब इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज द सेकेंडरी टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल है। कोवलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 से। कोऑर्डिनेट कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 से। भाई दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन से बने, फर्क डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेड होता है, दोनों बॉन्डेड एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में यही इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम डोनेट कर रहा है, इसको हम कहते हैं। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसका कोवलेंट बॉन्ड से डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है, बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही बिहेव करता है। अब ये आपके पास, अब इस ना एक साइंटिस्ट लीवस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इसकी बेस पर वो एसिड की डेफिनेशन करता है। लीवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लीवस क्या कहता है? लीवस कहता है कि वो स्पीशी, मैं अमोनिया को कह रहा हूं, वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, दैट इज अ बेस। तो अमोनिया इज अ बेस इन दिस कैटेगरी, वाइल वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, दैट इज एन एसिड। तो एक्चुअली in this case, a coordinate covalent bond is formed between a base and an acid. Base electron pair donor, acid electron pair acceptor, और उनके दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी बात को आगे ले जाओ स्टूडेंट। ये आपके पास दोबारा यही अमोनिया, मैंने ये लिख दिया, ये अमोनिया आ गया, ये अमोनिया, इट्स ओके। ये क्या है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के बहुत सारे नाम है। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं,
H पॉजिटिव को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। इसमें एक और भी बात है, ये सिर्फ एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल है। ये हाइड्रोजन का एटम था ना, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, में प्रोटीन वाली, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन था। ये हाइड्रोजन का एटम था, ये एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम। अब ना ये के शेल है। ड्यूपलेट रूल क्या कहता है? ड्यूपलेट रूल कहता है कि हाइड्रोजन एटम के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एक है एक और आ जाए। जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो जाएगी और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम एक और इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं। जब हाइड्रोजन एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी सिर्फ क्या बच जाएगा? प्रोटॉन। इसका मतलब है प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है तो इस प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो सो प्रोटॉन इज इन अ सर्च ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये अमोनिया के पास जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है जो वो डोनेट कर सकता है। अब क्या होगा कि अमोनिया अपना लोन पेयर इसको देगा और यू आपके पास ये अमोनिया N, मैं यू लिखूंगा H, मैं चलें थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देता हूं, H, ये H और ये H, ये वो है, ये बना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लो, ये आ गया। अब इसके गिर्द ना आप ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल के ये प्लस लिख दिया। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अमोनियम आयन। ये आपके पास क्या बन गया? अमोनियम आयन। अमोनियम। स्टूडेंट इसमें एक बात है, और वो क्या? वो बात ये है कि इसमें नाइट्रोजन और इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन जो ही ये बॉन्ड बन गया इनकी डिस्टिंक्शन खत्म हो गई। अब एक बात मेरी ज़हन में रखनी है, बार दफा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं अमोनियम आयन में, इसको हम यू लिखते हैं NH4+, ये अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में कितनी टाइप्स के बॉन्ड मौजूद हैं? तो आप कहेंगे जी अमोनियम आयन में 3 टाइप्स के बॉन्ड मौजूद हैं। सॉरी, दो टाइप्स के बॉन्ड मौजूद हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट। अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर क्या है? हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हम कहते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह के क्वेश्चन। अब आ जाओ वाटर। दिस वन इज अ वाटर, दिस वन इज अ प्रोटॉन, इट इज इन अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। वाटर के पास जाता है, वाटर में ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, दे एक सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, दे एक सकता है, एक सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और आपके पास ये आपके पास एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन आ गया, यानी ये वाला जिसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। इसको यूं करके इसके बाद दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, हम इसको ना H3O+ लिखते हैं। इसमें ऑक्सीजन के पास अभी भी एक लोन पेयर है लेकिन वो डोनेट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, यानी एक और प्रोटॉन आके H पॉजिटिव आके इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। नो, स्ट्रक्चरल रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये एक और लोन पेयर नहीं दे सकता। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, एक और भी खूबसूरत बात, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये बेस है। इन दिस केस वाटर इज अ बेस, while this proton, this hydrogen ion, this one is an acid. ये मेरे पास, this one is alcohol, this one is an ether. अब अल्कोहल में देखिए, और बिल्कुल वाटर की तरह, अल्कोहल में ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर, ईथर में ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर। अब अगर यहां पे प्रोटॉन आ जाए, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, ये प्रोटॉन आ जाए, अब हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। हम कहेंगे वो इसके सॉरी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट तब लगती है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ऊपर तब आता है जब सेंट्रल एटम के गिर्द साइड एटम सेम हो। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, चारों साइड एटम हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, तीनों साइड एटम हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, लेकिन तीनों साइड एटम हाइड्रोजन नहीं है। लिहाजा अब आपको ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर तीनों या चारों एक जैसे होंगे तो फिर आप ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये आ गया। अब वो स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, हम उसे कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये आपके पास अमोनियम, हाइड्रोनियम, ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम में ऑक्सीजन पर सेम, इधर भी ले आओ, ये भी सेम अप्रोच जो मैंने इधर बात की है, इसमें भी दिस वन इज आल्सो द ऑक्सोनियम। फॉस्फोनियम भी ले लो, जिस तरह आपने ये NH3 लिखा ना, बिल्कुल इसी तरह आप PH3 लिखेंगे। ये अब ये जो है ना, ये हाइड्रोजन लोन पेयर, ये हाइड्रोजन को देगा, यानी आप ना
N की जगह पे P लिख दो, बाकी सारा यही रहेगा। तो जब आपके पास ये N की जगह पे P आ गया तो ये बन जाएगा PH4 प्लस, इसे कहते हैं फॉस्फोनियम आइन। फॉस्फोनियम आइन, ये भी देख लो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। लुक एट दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इस स्ट्रक्चर में भी आपको कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन है, HClO, HClO2, HClO3, HClO3, HClO4। इन ऑक्सी एसिड्स में भी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इनके स्ट्रक्चर आपने खुद भी कुछ काम करो ना, इनके स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करो और उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को देखने की कोशिश करो। दो और चीजें, मेरे पास ना ये AlCl3 है, AlCl3। मेरे पास एक और मॉलिक्यूल AlCl3। स्टूडेंट्स, ये AlCl3 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। AlCl3 ये अकेला इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। हां, ये Al2Cl6 डाइमर है, ये इसका डाइमर, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे कैसे यानी इसमें एग्जिस्टेंस के चांसेस कम है ना, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं करता, एग्जिस्टेंस के चांसेस कम है। ये मेरे पास AlCl3 एक मॉलिक्यूल ले लो। अब इसमें देख लो, एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। मैं कहता हूं एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने, आप कहते हैं 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट इट इज इन डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर क्लोरीन को देखो, मैं सारे क्लोरीन, एक ही क्लोरीन की बात करूंगा, सब क्या नहीं। क्लोरीन 2 4 6 और ये हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन हैज, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। अब यहां प्रॉब्लम क्या आया, ये जो AlCl3 इसमें एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, इसके पास 6 या 8 होने चाहिए। अब ये जो दूसरा साइड वाला इसके साथ ही AlCl3, उसके क्लोरीन के पास लोन पेयर। अब क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देगा, यानी यहां पे शेयर करेगा, देगा नहीं, यहां पे शेयरिंग करेगा और आपके पास यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह आप इस क्लोरीन को देखो, ये आपके पास बिल्कुल जैसे मैंने इधर बात की। अब इस क्लोरीन के पास एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है। इस एल्यूमिनियम को देखो 2 4 6। अब ये एल्यूमिनियम भी इसकी तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। अब चूंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये एक एटम शेयर करे तो हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों बॉन्डेड एटम एक एक करके, जिसे हमने म्यूचुअल शेयरिंग करा, म्यूचुअल शेयरिंग, अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो फिर हम इसे कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और अगर 1 एटम इसको शेयर करेगा फिर हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मैंने पहले भी आपको कई दफा बताया, मैंने आपसे कहा था कि ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये बड़ी जगहों पे हमें हेल्प आउट करता है। लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बदौलत होती है। लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे मैं डेटिव बॉन्ड कहता हूं। डेटिव बॉन्ड, ये सारा लोन पेयर का ही तो कमाल है जो हम पढ़ रहे हैं। लोन पेयर इज इन्वॉल्व टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। लोन पेयर जो है ये लीवस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल होता है। लोन पेयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं एक और मॉलिक्यूल समझाना चाहता हूं बड़ी डेप्थ के साथ, जरा सुनना स्टूडेंट। मेरे पास ना मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को टारगेट कर रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, गौर करना। अच्छा एक बात सुनो, आप ना कार्बन ये CO लिखोगे, CO नहीं लिखोगे, दिस वन इज कोबाल्ट, दिस वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों का। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है इट बिलोंग्स टू 4th ग्रुप, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ये 4 इलेक्ट्रॉन। मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं स्टूडेंट, ऑक्सीजन का ताल्लुक 6 ग्रुप से, 6 ग्रुप से। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने क्या कहा, these are called bonding electron, they are involved in covalent bond formation, these two are called bonding electron and these are called lone pair, lone pair। अब इसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि चूंकि ऑक्सीजन के पास दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन भी उसके सामने 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा। शेयरिंग में ये आपके पास शेयरिंग है,
जिसकी वजह से दोनों एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको यहां से उठाकर यहां लग। अब हुआ क्या, जितनी मैंने गुफ्तगू की तब तक का यह मतलब बना कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड नाउ वी विल सी क्या दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेट्स सी द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन हैज 2 4 6 8। ऑक्सीजन सक्सेसफुली ऑक्टेट स्टेट गेन कर गया। अब कार्बन को देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में ये सारे वैलेंस में आने 2 4 6। कार्बन इज इन अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं। अब कार्बन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से भीख मांगेगा 2 इलेक्ट्रॉन की, और ऑक्सीजन अपने ये इलेक्ट्रॉन यहां इन्वेस्ट करेगा। जब 2 एटम के दरमियान ये लोन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए, साझा बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मेरी बात यहां पे मुकम्मल हुई, पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अगर मैं कहूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड है, आप कहेंगे जी 3, 2 कोवेलेंट, 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, 1। कार्बन पर कितने लोन पेयर हैं, 1। एक और बात, ये जो मॉलिक्यूल है ना आपके पास, इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 है। डाइपोल मूवमेंट 0 है नहीं, इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है, इसकी डाइपोल मूवमेंट 0.112 डिबाई है। लगता ऐसे है जैसे डाइपोल मूवमेंट 0, लेकिन नहीं, इसकी डाइपोल मूवमेंट है सम वैल्यू। इट मींस दिस मॉलिक्यूल इज स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली पोलर है। सबसे अहम तरीन नुक्ता डिस्कशन का अब आ गया स्टूडेंट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। कार्बन, इसमें जो कार्बन है ना, इसमें वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.87 में 9 लगा देता हूं। अब अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेना, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना, वो 1.7 से नीचे आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से बहुत नीचे आ रहा है, इसका मतलब है ये बॉन्ड स्लाइटली पोलर है। एक अहम तरीन नुक्ता जो मैं डिस्कस कर रहा था, हम आमतौर पर क्या कहते हैं, हम कहते हैं जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पर पार्शियल पॉजिटिव क्यों आया? उसमें तो पार्शियल नेगेटिव आना चाहिए था। वजह बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करो। अब इसमें जो बात आपने समझ ली है ना, वो ये है कि ये जो बना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे? ऑक्सीजन के थे। अब जब ये यहां पे आ गए, अब इन पर कार्बन का भी कंट्रोल हो गया। आप यूं कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के हिस्से में आ गया था, किसका? ऑक्सीजन का। कार्बन की तरफ आने की वजह से पूरा इलेक्ट्रॉन, पूरा नेगेटिव चार्ज जब इस पे आ गया, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बावजूद इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपने ज़हन में रखनी है स्टूडेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास एक कंपाउंड है, मेरे पास कंपाउंड है NH4Cl। मैं जानना चाहता हूं NH4Cl में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। मेरे पास एक और कंपाउंड है CuSO4 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से इंटरेक्शन हैं, जरा और सुनो स्टूडेंट। ये जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, इसमें क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज, एक एनाइन एक कैटाइन, लिहाजा इन दोनों के दरमियान भी है द आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड आ गया। और दूसरी बात, एक तो हो गया आयनिक बॉन्ड, अब दूसरी बात, अमोनियम आयन को ले लो। दिस वन इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। और एक और बात, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब है अमोनियम क्लोराइड में 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कॉपर सल्फेट पे आ जाओ।
कॉपर सल्फेट में कितनी किस्म के बॉन्ड या इंटरेक्शन पाई जाती है। इसमें देखो आपके पास ये कॉपर आयन 2+, ये सल्फेट आयन 2-, इन दोनों के दरमियान क्या है, इन दोनों के दरमियान है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप सल्फेट आयन की बात करते हैं तो सल्फेट आयन में सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। स्टूडेंट अब एक तो आ गया कि सल्फेट आयन में कोवलेंट बॉन्ड, सल्फेट और कॉपर आयन में आयनिक बॉन्ड। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस। अब हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज FAJAN, फैजन रूल, उसके तरफ आते हैं। स्टूडेंट अब हम ना फैजन रूल्स इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें क्या बताता है। हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज, उनके यहां पे हमें आंसर मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, अप्लाई खुद करना। अच्छा, पहला जो है ना वो ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये हमें कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, ये हमें आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट करैक्टर बताता है। बात नहीं समझ आई, क्या मतलब आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर बताता है। कुछ देर पहले मैंने आपसे एक बात की थी कि आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आपके पास सीजियम फ्लोराइड है, आपके पास HF है, ये 3 कंपाउंड्स हैं। मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है, आप फौरन कहेंगे जी इसमें बात पूछने वाली कौन सी बात, आयनिक बॉन्ड है, लेकिन आंसर है नो। सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड वो 72% आयनिक इन करैक्टर है, आयनिक इन करैक्टर, और ये 28% कोवलेंट इन करैक्टर है, कोवलेंट इन करैक्टर। ये पॉइंट है, यानी ये जो बॉन्ड है ना, ये प्योर आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये 72% आयनिक है। इस बात को भी हम क्लियर करते हैं ना, इसका क्या मतलब है प्योर आयनिक नहीं है 72%। दूसरी बात, अगर मैं सीजियम फ्लोराइड की बात करता हूं, सीजियम फ्लोराइड की, इसमें कौन सा बॉन्ड है, आप कहेंगे जी ऑब्वियसली ये तो है ही आयनिक बॉन्ड, लेकिन मैं कहूंगा नो नो नो, इसमें जो बॉन्ड है वो 92% आयनिक इन करैक्टर है, आयनिक इन करैक्टर। और ये जो बॉन्ड है दिस वन इज 8% कोवलेंट इन करैक्टर, कोवलेंट इन करैक्टर। एक बात ध्यान में रखना, अच्छा ये 72% है, ये 92% है, ये कम क्यों है, ये ज्यादा क्यों है। असल में ये जो परसेंटेज आयनिक करैक्टर है ना, ये बेसिकली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा परसेंटेज आयनिक करैक्टर it is directly proportional to electronegativity difference between bonded atoms। आप इन बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले आए, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। ये नुकता ज़हन में रखना है। पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो सीजियम फ्लोराइड में। आप जानते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। और इसके दरमियान देखो ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 हम लेते हैं, इसकी 0.7 लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का लेंगे ना, वो 3.3 आएगा। इसका मतलब है 3.3 इज द मैक्सिमम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में जो हाईएस्ट परसेंटेज आयनिक करैक्टर है वो 92% है।
इसका मतलब है इसमें भी कोवलेंट कैरेक्टर है। यस। अगली बात आ जाओ, अब HF आ गया। HF में कौन सा बॉन्ड है? आप कहेंगे जी कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन याद रखना इसमें जो बॉन्ड है वो 57% कोवलेंट होता है, कोवलेंट इन कैरेक्टर। बाकी 43% जो है दैट इज आयनिक इन कैरेक्टर। ये कहां से मालूम करते हैं? ये इतने परसेंट कोवलेंट है, इतने, ये कहां से? ये हम मालूम नहीं करते डायपोल मूवमेंट से कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दैट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड ओवर म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। हम इस फार्मूला से इसको कैलकुलेट करते हैं। ये म्यू ऑब्जर्व म्यू आयनिक, ये तो एक और बात आ जाती है। इस फार्मूला से असल सवाल की तरफ आए। ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि इसमें आयनिक बॉन्ड है, हम तो आयनिक बॉन्ड ही पढ़ते हैं। अब ये आयनिक कैरेक्टर हो गया। वो आयनिक बॉन्ड वाली फिर क्या बात थी? आयनिक बॉन्ड नहीं होता, आयनिक कैरेक्टर। हाँ, आयनिक कैरेक्टर टर्म होती, इसमें आयनिक कैरेक्टर। जरा सुनना मेरी बात, मैं एक दो बातें आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो, मेरे पास ये एक कैटाइन है, ये एक कैटाइन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। मेरे पास ये एक एनाइन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये एनाइन है। अब इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहता, दिस वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो या कोलंबिक कह लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं दिस इज आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड है। ये मैंने आप तक बात कन्वे की। आपने क्या याद रखना है? आपने फिलहाल याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन। अपोजिट चार्ज आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हम उसे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ये बात ध्यान में रखनी। अब अगली बात सुनो स्टूडेंट, ये जो मैंने बात की है ना कि इन दोनों के दरमियान यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आइडियल केस है। क्या रियलिटी में ऐसा नहीं है? नो, ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब इस कैटाइन, इसके पास आप एनाइन को लाएंगे ना, तो एनाइन ऐसा नहीं रहेगा। मैं दो लफ्ज आपको याद करवाना चाहता हूं, दो लफ्ज। एक है इवन या इवनली, या इसको मैं कहूंगा यूनिफॉर्मली। ये मेरे दो अल्फाज जरा पिक करना। ये जो एनाइन है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इवनली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस एनाइन इज इन अ स्फेरिकल फॉर्म, दिस कैटाइन इज इन अ स्फेरिकल फॉर्म। जब ये दूर दूर है, जब इनके दरमियान अभी कोई अट्रैक्शन नहीं है, सफेयर की फॉर्म में। जब ये एनाइन कैटाइन के पास लाते हैं ना, तो कैटाइन ये इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करेगा, अब इसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, वो इवनली या यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ये पहले रेड में जो लाइन बता रहा हूं ये था। अब ये ऐसा हो जाता है, एलिप्टिकल हो जाता है, अंडे की तरह हो जाता है, एग शेप्ड हो जाता है। इसका इस स्फेरिकल एनाइन, इसके इलेक्ट्रॉनिक, इसका इसमें कन्वर्ट होना केमिस्ट्री में से कहते हैं पोलराइजेशन, या इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। पोलराइजेशन। इसको किसने पोलराइज किया? इसको कैटाइन ने पोलराइज किया। तो कोई कैटाइन ज्यादा पोलराइज करता है, कोई कम करता है। कैटाइन की एनाइन को पोलराइज करने की एबिलिटी, पावर, उसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। कैटाइन को मैंने एक लफ्ज दे दिया, पोलराइजिंग पावर। स्टूडेंट, एक लफ्ज आपने याद रखना, पोलराइजिंग पावर। वो किसकी होती है? कैटाइन की एनाइन को पोलराइज करने की पावर को पोलराइज। एक लफ्ज है पोलराइजेबिलिटी। एनाइन जो सफेयर की फॉर्म में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, जब कोई एनाइन इस फॉर्म में जाता है, पोलराइज हो जाता है। एनाइन की इस एबिलिटी को कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। दो लफ्ज, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर की टर्म मैंने कैटाइन को दे दी, पोलराइजेबिलिटी की टर्म मैंने एनाइन को दे दी। मैं एनाइन को टर्म दे रहा हूं पोलराइजेबिलिटी। अब जरा सुनना, हम बातों को करीब लाते जा रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन थी ड्यू टू अपोजिट चार्ज आयन, आपने उसे आयनिक बॉन्ड कहा। अब एक और चीज आ गई,
स्टूडेंट जब ये एनाइन पोलराइज हो गया ना, अब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां आ गई, यहां आ गई। ये इस एनाइन का न्यूक्लियस था, ये कैटाइन का न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान यहां पे आ गई। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां इधर भी है, कुछ इधर भी रहती है। कैटाइन भी एज सच सफेयर नहीं रहता, ये भी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, लेकिन मैं उसको फिलहाल डिस्कशन में नहीं लाता। अब क्या होगा, अब ये ना ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वेलेंस इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ। न्यूक्लियाई की इन वेलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन होती है, उस अट्रैक्शन को कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ये था आइडियल केस जो एग्जिस्ट नहीं करता। ये है रियलिटी। अब रियलिटी क्या है कि इन दोनों के दरमियान दो तरह की अट्रैक्शन है। एक अपोजिट चार्जेस की वजह से, जैसे मैंने आयनिक बॉन्ड कहा, और एक इसके पोलराइज होकर वेलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसे मैंने कोवलेंट बॉन्ड कहा। अब इसमें क्या कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा, क्या आयनिक बॉन्ड ज्यादा होगा? इसका दारोमदार सिर्फ एक बात पर है कि ये एनाइन कितना पोलराइज होता है। अब एनाइन को पोलराइज करने के लिए दो चीजें हैं, एक कैटाइन जिसकी पोलराइजिंग पावर, और दूसरा एनाइन बजाते खुद। मैं बात को मजीद आसान करने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कौन सा कैटाइन इसको ज्यादा पोलर, यानी जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है कैटाइन की? वो चार्ज डेंसिटी पर। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, चार्ज डेंसिटी। बेटा जी जब भी मैं लफ्ज चार्ज डेंसिटी लिखता हूं ना, इससे मेरी मुराद होती है चार्ज ओवर साइज रेशो। तो चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, और जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा कोवलेंट करैक्टर इंड्यूस करेगा। कोवलेंट करैक्टर पहले तो ना इस बात को, यानी जितनी किसी कैटाइन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना वो एनाइन को ज्यादा पोलराइज कर पाएगा, और उतना वो, इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स दिए जाएं और उन कंपाउंड्स में कैटाइन की चार्ज डेंसिटी बढ़ती हो, तो जिसमें कैटाइन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी हम कहेंगे उसकी पोलराइजिंग पावर, उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। मैं आपके सामने ना एक कंपैरिजन लाता हूं। मैं आपके सामने लाता हूं जी, मेरे पास है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। पोटाशियम, रुबिडियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। अब इस सारे में मेरे पास ये चार कंपाउंड है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सा कोवलेंट करैक्टर ज्यादा रखता है, कौन सा कोवलेंट करैक्टर कम रखता है। तो भाई इनमें एनाइन तो सेम है, वो तो क्लोराइड वो सेम है, तो फैसला कौन करेगा? कैटाइन करेगा। अब कैटाइन इसमें लिथियम आयन है, लिथियम आयन, इसमें कैटाइन सोडियम आयन, इसमें कैटाइन पोटाशियम आयन, इसमें कैटाइन रुबिडियम आयन। अब कैटाइन की चार्ज डेंसिटी फैसला करेगी। इन चारों कैटाइन में जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा कोवलेंट करैक्टर इंड्यूस करेगा। अब मैं इन चारों कैटाइन की चार्ज डेंसिटी कैसे देखूं? देखो ये आपके पास ना, ये लिथियम आयन, साइज भी साथ लिखा हुआ था, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे हैं। अब आप ऊपर से नीचे देखोगे ना, इन तमाम कैटाइन, इन पर चार्ज सेम है +1, लेकिन साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज सेम है तो फिर चार्ज तो इनकी चार्ज डेंसिटी को डिसाइड नहीं करेगा, कौन करेगा? साइज। अब जिसका साइज सबसे कम है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और वो कौन सा आ गया? लिथियम। जिसका साइज सबसे कम है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो ज्यादा कोवलेंट करैक्टर। इसका मतलब है इन चारों में जो मोस्ट कोवलेंट करैक्टर है वो किसका आएगा? लिथियम क्लोराइड का। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं एक और चीज आपके साथ करता हूं। मैं आपसे बात करता हूं, मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, मैं फ्लोराइड से ले लेता हूं। मेरे पास है सोडियम फ्लोराइड, मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, मेरे पास है सोडियम ब्रोमाइड। मैं इन तीनों को ही डिस्कस कर लेता हूं, और अगर आप लेना चाहें आप सोडियम आयोडाइड भी ले सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि इन चारों में किसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है? वो वेरी सिंपल, जिस एनाइन का साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, वो तेजी से पोलराइज होगा,
और जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा कोवलेंट करैक्टर इंड्यूस करेगा। तो मैं क्या कहूंगा, मैं इसमें आपको क्या याद करवाना चाह रहा हूं, मैं याद करवाना चाहता हूं कि साइज ऑफ एनाइन, अगर एनाइन का साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी, और जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी वो कोवलेंट करैक्टर देगा, कोवलेंट करैक्टर। अब स्टूडेंट इसमें देख लो, इन सब में मैंने ना जानबूझकर कैटाइन सेम लिया, सोडियम सोडियम सोडियम। अब इसमें कोवलेंट कौन होगा उसका फैसला एनाइन, फ्लोराइडाइन, क्लोराइडाइन, ब्रोमाइडाइन, आयोडाइडाइन करेंगे। अब इन चारों में ये फ्लोराइडाइन, क्लोराइडाइन, ब्रोमाइडाइन, आयोडाइडाइन, इन चारों में जिस एनाइन का साइज बड़ा होगा उसकी तरफ। ये देखिए आपके पास फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, सब पे चार्ज सेम है -1, लेकिन साइज किसका बड़ा है, आयोडाइडाइन का। अगर आयोडाइडाइन का साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जनाब उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। तो इसमें आपके पास ये कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। ये मैंने आपको दो बातें समझाई है ना, खुदारा इनको समझिए। एक और भी पॉइंट कर ले, उस पॉइंट को ऐड करने के बाद फिर हमारा फैजन रूल मुकम्मल हो जाएगा। फैजन रूल कोई एक पॉइंट नहीं है, फैजन रूल पॉइंट नंबर 1, कैटाइन की बेस पे आप कोवलेंट करैक्टर को देखो, फिर एनाइन। अब तीसरी बात आ गई, चार्ज ऑन कैटाइन, बड़ा खूबसूरत पॉइंट, चार्ज ऑन कैटाइन। मेरे पास ना एक है सोडियम आइन, एक है मैग्नीशियम आइन, एक है एल्यूमिनियम आइन। मैं यूं ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, मैं यूं ले लेता हूं कि मेरे पास तीनों के साथ, मेरे पास NaCl है, मेरे पास MgCl2 है, मेरे पास AlCl3 है। मैं आपसे पूछता हूं इन तीनों में मुझे बताओ किस में कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। तो भाई इसमें क्लोरीन 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 सेम आ गए। अब आप किसको देखेंगे, आप कैटाइन को देखेंगे। अब इस पे कैटाइन पे चार्ज +1, +2, +3, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, ये जो Al3+ है इसकी चार्ज डेंसिटी इससे ज्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी इससे ज्यादा है। इसका मतलब है जिस कैटाइन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा कोवलेंट करैक्टर इंड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि इसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा और इसमें कोवलेंट करैक्टर कम होगा। ये जो मैं बातें कहता हूं कि इसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, इसका कम होगा, यानी ये आयनिक, इसमें आयनिक कंपाउंड ये कंसीडर होगा, ये कोवलेंट कंपाउंड कंसीडर होगा। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपके पास AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3, मुझे बताओ इन चारों में से कोवलेंट करैक्टर किसमें ज्यादा होगा। वेरी सिंपल, AlI3 में नेगेटिव आयन, इसका साइज बड़ा है और बड़ा साइज होने की वजह से ये ज्यादा पोलराइजेबिलिटी शो करेगा और इसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। स्टूडेंट मैं ना ये जो तीनों बातें मैं इसको यूं समराइज करूंगा। समरी इसमें ये है कि अगर आप कैटाइन में स्मॉल कैटाइन से लार्ज कैटाइन की तरफ जाते हैं, सेम चार्ज है, तो कोवलेंट नेचर डिक्रीज करती है। ये बातें याद रखनी है। अगर मैं एनाइन में स्मॉल एनाइन से लार्ज एनाइन की तरफ बढ़ता हूं तो कोवलेंट नेचर इंक्रीज करती है। और तीसरी बात, अगर हम लो चार्ज से हाई चार्ज की तरफ जाते हैं तो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करता है। ये तीन बातें, इन तीन बातों को याद रखने के लिए जितना भी मैंने आपको समझाया इसको मद्देनजर रखना होगा। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, और जितनी चीजें इसके बारे में पूछी जाती हैं मैंने आप तक कन्वे करने की कोशिश की। मैं हर दफा आपसे कहता हूं अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा। लाइक का फायदा ये होता है कि उससे ना आपका ये लेक्चर, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है, ये रेटिंग में ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से और लोगों तक भी ये चीजें पहुंचती है। अगर मैं आप तक ध्यान से ये चीजें पहुंचा रहा हूं तो आपका भी ये फर्ज है कि इस इल्म की इस रोशनी को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में आप मेरा साथ दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, हमारे लिए मंजिलें आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।